नमस्कार, मैं अनुपम। हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि जो हमारी शब्द रचना है ना, शब्द विचार और शब्द रचना को हमने किस तरह से कितने भागों में विभाजित किया था। और मैंने आपको बोला था कि भाई शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों का जो सार्थक समूह है उसको क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वर्ण है उसको हमको सही तरीके से रखना चाहिए जिससे कि उसके कोई अर्थ का बोध हो, तो हम उसको कहेंगे शब्द। ओके, अब शब्दों का वर्गीकरण हमने किया था, तो पहले शब्दों का वर्गीकरण करते समय सबसे पहला हमारा भाग आया था स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। क्या आया था? स्रोत या उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमने वर्गीकृत किया था, है ना। तो उसमें हमने कौन से शब्द आए थे हमारे? स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 भागों में विभाजित किया था। तो 4 भागों में विभाजित करते समय मैंने अलग अलग आपको 2 वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो पहला हमने बनाया था कि तत्सम, ठीक है, दूसरा अपना तद्भव था, है ना, और तीसरा हमारा था देशज और विदेशी। ओके, और विदेशी, है ना, विदेशी शब्द। तो स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि ये इन जो भी शब्द हैं वो कहाँ से आए हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके आधार पर। तो तत्सम में हमने सीखा था कि भाई जो संस्कृत के शब्द हैं वो ज्यों के त्यों यदि हिंदी में आ गए हैं तो वो तत्सम कहलाएंगे। और तद्भव यानी रूप परिवर्तित हो गया है तो वो तद्भव कहलाएंगे। देशज यानी कि किसी भी प्रांत से और भाषा में शामिल हो गए हैं तो वो देशज कहलाएंगे। और विदेशी तो संस्कृत और हिंदी के शब्दों को छोड़कर और अन्य भाषाओं के जो शब्द हैं वो हमारी हिंदी में आ गए हैं तो वो सारे शब्द कहलाएंगे हमारे विदेशी। ठीक है, तो स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर हमारा पहला विभाजन था किसका? शब्द रचना का। ओके, शब्द विचार और शब्द रचना। ओके, अब ये दूसरा आ रहा है हमारा रचना और बनावट के आधार पर। ठीक है, शब्दों का हमने वर्गीकरण किया। पहला हमारा स्रोत उत्पत्ति के आधार पर जिसमें 4 आए थे, और ये आ रहा है हमारा रचना और बनावट के आधार पर हमने इसका वर्गीकृत किया है। ठीक है, रचना और बनावट के आधार पर हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया है वो हम यहाँ देखते हैं कि हमने इसको किया है 3 भागों में विभाजित। ओके, पहला है अपना रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक है, बाद में समझते हैं, फिर हमारा आता है योग रूढ़। ठीक है, तो योग रूढ़ यानी कि हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। ओके, अब रूढ़ शब्द कौन से हैं और यौगिक शब्द कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसे शब्द जो क्या हो कि किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर हम उसको अलग करते हैं, है ना, तो क्या हो जाते हैं? निरर्थक हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यानी उसको यदि हम विभाजित करते हैं, हम उसको अलग अलग लिखते हैं, तो क्या होता है? उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वे शब्द, तो परिभाषा हमारी क्या बनती है? वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते चले आ रहे हैं, लेकिन जिनके यदि हम उसके टुकड़े कर देंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर 1-2 उदाहरण दिए हैं, जैसे पुस्तक और ये कमल, बराबर। तो यहाँ पर पुस्तक को यदि हम अलग कर देंगे, यहाँ किया हुआ है मैंने, ठीक है, पु पुस्तक, है ना, कोई अर्थ नहीं है। कमल, तो कम और ल, तो भले ही यदि हम सोचे तो कम का अर्थ इनके लिए ला को जोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा। ओके, ठीक है, यानी उसको अलग करेंगे तो ला का अलग से कोई अर्थ नहीं है। यानी कि दोनों शब्दों, यदि किसी एक शब्द को यदि हम उसको अलग करेंगे तो क्या होगा कि उन दोनों में से किसी का भी अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ शब्द। आ गई समझ में? ठीक है, और जब जुड़ जाएंगे तो वो एक ही शब्द को बताएंगे, है ना, एक ही शब्द का अर्थ उनसे प्रकट हो रहा है। अब दूसरा एक उदाहरण, जैसे मैंने आपको एक दिया नाक। ओके, अब नाक को मान लो मैंने अलग कर दिया, तो ना और प्लस क कुछ अर्थ निकल रहा है, ना का नहीं निकल रहा, का नहीं निकल रहा। फिर दूसरा एक उदाहरण के तौर पर मैंने बोला कल, है ना, इसको मैंने अलग किया क और फिर ल, कुछ नहीं है भाई। ठीक है, फिर जब किया, है ना, तो जब को मैंने अलग किया ज और प्लस प, तो कुछ अर्थ निकल रहा है।
अलग अलग कर रहे हैं तो कुछ अर्थ, लेकिन जब मिला रहे हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, शब्द को मतलब उसका अर्थ प्रकट कर रहे हैं, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अलग करने पर कोई भी उसका अर्थ यानी निरर्थक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहलाए क्या, रूढ़ शब्द। अब हम आगे आते हैं, दूसरा हमारा है यौगिक। ठीक है, यौगिक। और यौगिक जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, बराबर, शब्द से क्या स्पष्ट है कि यौगिक यानी कि योग से बनने वाला। योग यानी कि वे शब्द जो दो शब्दों के, योग यानी जुड़ना, है ना, दो शब्दों के मेल से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं, बराबर। फिर दूसरा क्या, अब ऐसे अगर कोई बड़ा शब्द लें तो ये भी दो शब्दों से बन सकते हैं, लेकिन अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। यहाँ पर क्या विपरीत है, यहाँ पर दो शब्दों से बनते हैं, लेकिन उनके यदि टुकड़े करते हैं तो क्या होता है, दोनों का अर्थ निकलता है, तो वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द, यानी दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है, बराबर, तो वो कहलाएंगे हमारे क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, है ना, लेकिन हाँ, दो शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके खंड करने पर भी वो निरर्थक नहीं होते, सार्थक होते हैं, यानी कि सही अर्थ उनका निकलता है दोनों ही शब्दों का। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ 4 आपको उदाहरण दिए हैं। विद्या प्लस यहाँ पूरा शब्द हमारा क्या है, विद्यालय। यदि इसको हमने अलग किया तो विद्या प्लस आलय, है ना, यानी कि विद्या की जगह, बराबर, ग्रहण करने की जगह, यानी कि आलय माने घर होता है, राजमहल तो राजा का महल, विद्यार्थी यानी विद्या को ग्रहण करने वाला, रसोई घर, है ना, रसोई के लिए घर। ओके, ठीक है, तो यहाँ दोनों का अर्थ निकल रहा है, और यदि एक कर देते हैं हम तो भी इसका अर्थ निकल रहा है ना। अब कोई भी यदि हम दूसरा में एक शब्द जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर सुपुत्र, बराबर, तो सु फिर प्लस पुत्र। ठीक है, तो सु का मतलब होता है, सॉरी दिखा नहीं है आपको, सु का मतलब होता है कि अच्छा, और पुत्र का मतलब अच्छा, यानी इसका भी अर्थ निकल रहा है यहाँ पर और हमारा इसका भी अर्थ निकल रहा है। ओके, आ गई समझ में। तीसरा हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। ओके, तीसरा आता है हमारा, मैं सारे उदाहरण सहित आपको उधर तक दिखा देती हूँ। ओके, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ पहला हमारा क्या था, यौगिक, यानी दो शब्दों के मेल से बनाए और दोनों का अर्थ निकल रहा है। अब योग रूढ़, योग रूढ़ यानी कि वे शब्द जो यौगिक हैं, यानी दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं, लेकिन वो किसी विशेष या परंपरागत अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने दिया, दोनों का अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन वो तीसरा कोई विशेष अर्थ यानी परंपरागत अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, तो वो योग रूढ़ कहलाएंगे। यानी ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने हैं, है ना, और दो शब्दों के योग से बनने पर वो किसी विशेष अर्थ का बोध करा रहे हैं आपको, है ना, वो शब्द क्या कहलाएंगे, हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। साधारण अर्थ को छोड़कर वो कोई मतलब विशेष अर्थ ग्रहण करा रहे हैं, तो क्या कहलाए, योग रूढ़, है ना। योग रूढ़ यानी कि योग से बने हुए, पर रूढ़ यानी परंपरागत अर्थ का बोध हमको वो करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा चतुर्भुज। ठीक है, वैसे तो 4 भुजाओं वाला, मैंने अलग अलग किया तो चतु और भुज, है ना, तो 4 भुजाओं वाला, लेकिन अर्थात विशेष क्या ग्रहण करा रहे हैं हमको, अर्थात कौन हुआ चतुर्भुज, विष्णु, भगवान विष्णु। ठीक है, तो विष्णु का बोध करा रहे हैं। ठीक है, परंपरागत अर्थ। ठीक है, दशानन, दश है आनंद जिसके, तो अर्थात रावण, तो ये हमारा क्या हो गया, रूढ़ अर्थ का बोध करा रहे हैं, यानी कि एक विशेष या परंपरागत अर्थ का बोध करा रहे हैं। दूसरा एक यदि हम उदाहरण ले लेते हैं तो मैं लिखती हूं लंबोदर। ओके, लंबोदर, लंबोदर बराबर लंब प्लस उदर। ठीक है, उदर माने पेट, है ना, बड़ा है पेट जिसका, तो अर्थात कौन हुआ हमारा, है ना, गणपति। ओके, या गणेश जी, तो ये हो गया। फिर मैंने एक लिया पंकज। ठीक है, पंकज,
पंकज को मैंने अलग किया तो एक आया अपना पंख, फिर आया ज, है ना। तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, है ना, और ज यानी कि उससे जन्म लिया हुआ। तो अर्थात क्या, ठीक है, अर्थात क्या, कमल। हम किसी और को पंकज नहीं कह सकते, ठीक है। उसका एक विशेष अर्थ क्या प्रकट कर रहा है, पंकज यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला फूल। कौन सा, सिर्फ कमल, किसी और फूल का वो बोध नहीं करा रहा, ठीक है। तो यानी कि रूढ़ होते हुए, रूढ़ हो जाते हैं वो, बनते दो शब्दों के योग से हैं, लेकिन एक रूढ़ शब्द का बोध यानी परंपरागत अर्थ का बोध करा रहे हैं, तो वो कहलाएंगे योग रूढ़, ठीक है। तो अभी हमने आज क्या देख लिया, हमने आज देख लिया, एक बार दोबारा से शॉर्ट में आपको रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। पहला हमने, इससे पहले हमने देखा था शब्द विचार और शब्द रचना को हमने कितने भागों में विभाजित किया था, हमने 4 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग हम देख चुके थे 2 वीडियो में, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि वो कहाँ से उनका उद्गम हुआ है, तो उसमें हमने स्रोत उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। फिर हमने दूसरा हमने रचना बनावट के आधार पर, तो रचना बनावट में हमारा आ गया एक रूढ़ शब्द, यानी शब्द को अलग करने पर उसका कोई अर्थ ना निकलता हो और एक करने पर ही उसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, जोड़ने पर ही। दूसरा आया हमारा यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द यानी 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है और दोनों का ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है। फिर हमारा आता है तीसरा, यानी 2 शब्दों के मेल से तो बना हुआ है और दोनों का अर्थ भी निकल रहा है, लेकिन एक विशेष अर्थ को यानी परंपरागत अर्थ को वो प्रकट कर रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, योग रूढ़। ओके, तो आज हमने कौन सा भाग देख लिया, उसका देख लिया हमने दूसरा, ठीक है। दूसरे भाग को हमने कितने भागों में विभाजित किया वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी, यानी तीसरा जो भाग आएगा हमारा, तीसरा आएगा प्रयोग, और प्रयोग के आधार पर, है ना, शब्दों का किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो उसमें हमारे विकारी शब्द, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया वगैरह ये सारे शब्द आएंगे, लेकिन उसको हम अगले उसमें देखेंगे, ठीक है। और अभिकारी शब्द में जो है उसका, अभिकारी शब्द में अपना आ जाएगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसको हम अलग अलग से एक एक वीडियो में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नेक्स्ट आएगा तीसरा वाला आएगा विकारी शब्द। वो प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण किया था हमने, एक विकारी शब्द और दूसरा अभिकारी शब्द, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे आगे की जो वीडियो है यदि आप देखते रहेंगे तो क्या है, हम जो आगे चलते जा रहे हैं वो आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। जो हमने भाषा की उत्पत्ति, भाषा और लिपि थी, फिर हमने वर्ण विचार पढ़ा था, है ना, बाद में हम आए हैं शब्द विचार पर। रा के प्रयोग मैंने आपको एक बार बताए थे, ओके। तो मिलते हैं फिर तीसरे वर्गीकरण पर, ओके, नमस्कार।